हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू कॉन्सेप्ट जो बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करवाता है। आप ज्वाइन करिए हमारा कोर्स। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करें। कोर्स में इनरोल्ड बच्चों को पीडीएफ नोट्स और फुल वीडियोज़ और फुल पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। हम देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यह विश्व की 4 प्राचीनतम महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। साथ ही यह भारत की एकमात्र सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की जानकारी से पहले हम ये समझते थे कि वैदिक सभ्यता ही हमारी सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन जब हमें सिंधु सभ्यता की जानकारी हुई, फिर हमें पता चला कि सबसे हमारी पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता है। साथ ही यह भारत की एकमात्र सबसे पुरानी सभ्यता है जो विश्व की 4 सभ्यताओं में एक है। अब हम देखते हैं हमें इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है खोज और जानकारी के स्रोत। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी और सबसे पहले इसकी खुदाई किसने करवाई और सबसे पहले किसने इसका अध्ययन किया। फिर हमारा आता है समय काल। तो समय काल को लेकर अनेक वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। हम देखेंगे इसमें सबसे यथार्थ मत किसका है और इसका वास्तविक समय काल क्या माना गया है। फिर हम देखेंगे नामकरण। तो इसमें हम देखेंगे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया और इसे सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया। फिर आती है विशेषताएं। तो इसमें हमें देखनी है जैसे कि सिंधु सभ्यता की नगरीय विशेषता थी, मात्र सत्तात्मक समाज था। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या क्या थी। फिर हमारा आता है विस्तार। तो इसमें हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता किन किन जगहों तक विस्तृत थी, उत्तर में इसका विस्तार कहाँ तक था, दक्षिण में, पूरब, पश्चिम, इन सभी जगहों पे ये कहाँ तक विस्तृत थी, हमें इसका क्षेत्रफल देखना है। फिर आता है प्रमुख स्थल, नदी, खोजकर्ता और विशेषताएं। तो सिंधु सभ्यता से बहुत सारे स्थल खोदे गए हैं जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। हमें देखना है कि ये कौन सी नदी पे स्थित है, इसकी खोज किसने की, कौन से ईयर में की और उन सभी की विशेषताएं क्या हैं, वहाँ से हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, हम इन सब का डिस्कशन करेंगे। फिर हमें देखना है स्थलों से प्राप्त वस्तुएं, उन वस्तुओं से क्या क्या उन जगहों से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये पूछा है कि हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, स्नानागार किस शहर से मिला है, कौन से नगर से मिला है, तो ये सब हम देखेंगे। फिर हमारा आता है सिंधु सभ्यता की जीवन शैली। इसमें हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों की राजनीतिक जीवन क्या थी, सामाजिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था। फिर हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार। तो इसमें हम देखेंगे सिंधु सभ्यता विदेशों में कैसे व्यापार करता था, किन किन चीज़ों का वो आयात करता था और किन किन जगहों से इन चीज़ों का आयात करता था। इसके बाद हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। साथ ही हमें देखना है कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो इसका पतन भी हम देखेंगे। फिर तो हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, खोज और जानकारी के स्रोत। तो चार्ल्स मेगरसन, ये एक ब्रिटिश पुरातत्वविद्या विभाग के व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मेगरसन। इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया और हड़प्पा क्षेत्र के संबंध में इन्हें कुछ बेसिक जानकारी मिली। इससे इन्होंने यह अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता है। यह घटना 1826 की है। इन्होंने बस उसके बारे में बेसिक जानकारी दी, ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ नहीं बता पाए। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले बेसिक जानकारी किसने दी थी, तो वो है चार्ल्स मेगरसन। पहली बार यहाँ पे अगर किसी ने शोध करने का काम किया तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कई बार इस क्षेत्र का दौरा किया पर ये फिर भी उसकी यथार्थ जानकारी नहीं दे पाए। इन्होंने बहुत बार जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हो सके और इस सभ्यता की व्यवस्थित जानकारी नहीं दे सके। और फाइनली जॉन मार्शल, जो कि 1921 में भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे और इन्हीं के नेतृत्व में इस क्षेत्र की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। खुदाई कराने वाले भारतीय थे राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की। इन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहले हड़प्पा नगर की खुदाई की गई जो कि सिंधु सभ्यता में खोदा गया सबसे पहला नगर था।
तो ये भी प्रश्न पूछता है कि इस सभ्यता में सबसे पहले किस नगर की खुदाई हुई, तो वो था हड़प्पा। और सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खुदाई करवाने का काम किसने किया, तो वो थे दयाराम साहनी। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम देखते हैं जानकारी के स्रोत। तो हमें सिंधु सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कालखंड। तो इसके कालखंड को लेके अनेक इतिहासकारों में अलग अलग मत है। कोई इसका टाइम पीरियड 3250 से 2700 बताता है, तो कोई 5000 से 1000 BC बताता है। जैसे कि जॉन मार्शल, ये इसका टाइम पीरियड 3250 BC से 2750 BC बताते हैं। व्हीलर, जो कि इसका टाइम पीरियड 2500 से 1000 BC बताते हैं। लेकिन जो इसकी सर्वमान्य तिथि है वो कार्बन डेटिंग के आधार पर निर्धारित की जाती है। कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 BC मानी गई है। कार्बन 14 एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा किसी भी जीवाश्म की आयु निकाली जाती है। तो ये एक सर्वमान्य तिथि है 2350 से 1750 BC। अब इसका नामकरण, तो इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता भी है और हड़प्पा सभ्यता भी है। तो हम देखते हैं इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। क्योंकि ये जो सिंधु सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही फैली हुई थी, और तो इस सिंधु नदी से संबंधित होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया गया। और हड़प्पा सभ्यता, तो सबसे पहले इसमें इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की ही खुदाई हुई थी। पहले ये भी कल्चर था कि अगर हम किसी सभ्यता के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है तो हम जिस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई करते हैं उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये इसका 2 नामकरण हो गया। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यहाँ बहुत सारे नगर मिले। भारत में पहली नगरीय सभ्यता का जन्म कहीं होता है तो वो है सिंधु सभ्यता में। इस सभ्यता में नगर की जितनी विशेषताएं होती हैं, जैसे पक्के मकान, सड़क, नाली, इस तरह की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। और ये नगर सभ्यता इसलिए है क्योंकि इसमें हर एक सुख सुविधाएं जो भी नगरों में उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी। फिर इसकी एक विशेषता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग किया करते थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया गया धातु कौन सा था, तो वो है तांबा। तांबा मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया गया सबसे पहला धातु है। और जो सिंधु घाटी के लोग थे वो कांसे का यूज़ करते थे। तांबा प्लस टीन को मिला के कांसे का निर्माण होता है। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कांसे से परिचित थे और कांसे का बहुत अधिक यूज़ किया करते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसकी एक विशेषता है कि इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो हम जानते हैं आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके बारे में जिसकी लिखित जानकारी तो प्राप्त है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक लिपि थी। भावचित्रात्मक लिपि थी जिसे आज तक किसी ने भी पढ़ा नहीं है, आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। साथ ही यह समाज मात्र सत्तात्मक समाज थी। यहाँ नारियों की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे नारियों का जो अस्तित्व था वो था और ये मात्र सत्तात्मक समाज थी। फिर हमारा नेक्स्ट विशेषता है व्यापार प्रधान। तो जो सिंधु सभ्यता था वो व्यापार प्रधान था। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं वो सामान्यतः कृषि प्रधान रही हैं। उनमें कृषि को ही प्रोत्साहन दिया गया है या फिर वो कृषि पर ही सभ्यता पूरी की पूरी सभ्यता जो है वो कृषि पे टिकी होती थी। जैसे कि हम वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे तो वो वैदिक सभ्यता जो थी वो पशुपालन और कृषि पर ही ज़्यादा उसमें प्रमुख थी। लेकिन इस सभ्यता में व्यापार को अधिक महत्व दिया गया। आधुनिक टाइम पे हम देखते हैं कि जो भी शहरों में मैक्सिमम व्यापार ही होता है, कृषि जो होता है वो गांव में होता है। लेकिन इसी प्रकार जो सिंधु सभ्यता है उस काल में भी शहर थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध शहर थे और शहरें व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी थी। वहाँ से व्यापार संचालित होते थे। यही कारण है कि सिंधु सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता के रूप में भी देखा जाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि ये जो सिंधु सभ्यता था वो व्यापार प्रधान सभ्यता था।
अब भाव चित्रात्मक लिपि, जैसे कि जिस लिपि का यूज होता था उस समय वो एक भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसे बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। ये एक विशेषता है कि घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि घरों का विन्यास सिंधु सभ्यता में किस पद्धति पर आधारित था, तो वो है ग्रिड पद्धति। अब हम देखते हैं इसका विस्तार कहाँ तक है। तो इसका विस्तार जो है मुख्यतः नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था, जो पाकिस्तान पंजाब का प्रांत है। और ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में भी इसका विस्तार काफ़ी अधिक था। तो हम देखते हैं ये पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये पश्चिम में इसका फैलाव जो था वो सुतका गैंडोड़ बलूचिस्तान तक था। पूर्व में यह आलमगीरपुर सहारनपुर यूपी तक था। उत्तर में यह मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में इसका विस्तार दैमाबाद महाराष्ट्र था। यह एक बहुत ही बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका विस्तार बहुत अधिक था। अब हम देखते हैं साइट्स, जो कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमें किन किन जगहों से मिले हैं। तो हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, जम्मू, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों से हमें हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता के लिए खुदाई कौन से राज्य में हुई है। तो उसका आंसर होगा गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करिए इसको। अब हम ये इस सभ्यता के जो निवासी थे वो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय थे। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के निवासी कहाँ के थे, तो वो भूमध्य सागरीय थे। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। तो हमें पता है सिंधु सभ्यता से बहुत सारे नगर खुदाई में निकले हैं, जैसे कि हड़प्पा जो कि सबसे पहले निकला था, इसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता इसका नाम भी दिया गया। फिर मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कालीबंगन, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, बनमाली, सुरकोतड़ा और धौलीवीरा। तो ये ऐसे नगर हैं जो हमें सिंधु सभ्यता में खुदाई के दौरान मिले हैं। तो हम देखते हैं इनमें एक एक नगर की हम डीप अध्ययन करते हैं, जो कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस वो सब हम डील करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कौन सी नदियों के किनारे बसे हैं, इसके उत्खननकर्ता कौन है, ये कौन से वर्ष में इसकी उत्खनन हुई और ये वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, हम ये सब देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिए इसे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो नगर था वो रावी नदी के तट पर स्थित था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 ईस्वी में, और ये जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन आप कॉपी में नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो हड़प्पा वासी जो थे उन्हें चांदी का ज्ञान था, हड़प्पा के लोग चांदी से परिचित थे। फिर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो होगा हड़प्पा। तो ये सब आप नोट करिए। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं। तो कांसे की बैलगाड़ी, खिलौना। तो कांसे का यूज़ ये लोग सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। हमें खिलौना मिला वहाँ से जो कि बैलगाड़ी, कांसे की बैलगाड़ी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग बैलगाड़ी से भी परिचित थे। अब हम देखते हैं यहाँ हमें मिला 837 का कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 837 नामक कब्रिस्तान किस शहर से मिला है, तो वो होगा हड़प्पा। और इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी जो थे वो शवों को दफनाने का काम करते थे। हमें यहाँ से तांबे का पैमाना मिला है और कुंभकारों की 14 भट्ठी मिली हैं। साथ ही हमें यहाँ पे श्रमिकों का आवास भी मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है कि कुम्हारों की 14 भट्टियाँ किस जगह से मिली हैं, श्रमिकों के आवास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं। तो ये सब हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड इसका है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है, ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये आप नोट करिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है।
इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की। ये सब आप नोट करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर स्थित है। तो हमें पता चल गया मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो हमें ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करते रहिए। फिर हम देखते हैं इसके कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या सिंधु का नकलिस्तान भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। साथ ही सिंधु का नकलिस्तान किसे कहा जाता है? तो वो भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। ये जो था इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। अब हम देखते हैं हमें यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो हमें यहाँ सबसे पहले तो विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार, कांसे की नर्तकी, सूती कपड़ों के साक्ष्य, पशुपति महादेव की मूर्ति, आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य, नाव के चित्रण वाली एक मुद्रा और सभा भवन के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्नानागार, अन्नागार हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। साथ ही कांसे की नर्तकी और सूती कपड़ों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। साथ ही पशुपति महादेव की मूर्ति, आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य, नाव के चित्रण वाली मुद्रा और सभा भवन के साक्ष्य, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट करते रहिए। ये सभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्नानागार और अन्नागार जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पे अब हम देखते हैं यहाँ पे एक नर कंकाल भी मिला है, लेकिन कब्रिस्तान के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। हमारा थर्ड आता है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो कि हमारा थर्ड सिटी है, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा नगर था जो नगरीकृत नहीं था। नॉर्मली जितने भी सिटीज़ हमें प्राप्त हुए इस सभ्यता से वो सब एक नगरीकृत व्यवस्था में नियोजित हैं, लेकिन जो चनहुदड़ो है वह नगरीकृत व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। इसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजुमदार के द्वारा की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो चनहुदड़ो है वो किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर। ये इसकी खोज किसने की? तो 1934 में एन गोपाल मजुमदार के द्वारा की गई। ये सब आप नोट करते रहिए। अब हम देखते हैं यहाँ से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, मनका बनाने के कारखाने मिले हैं, वक्राकार ईंटें मिली हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के चिन्ह मिले हैं। तो ये सब जो चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ज़रूर नोट करिएगा कि हमें चनहुदड़ो से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। अब हम देखते हैं हमारा चौथा जो है वो है लोथल। तो लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1955 से 1962 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई। लोथल को हम लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिए कि किसे हम कौन सा ऐसा सिटी है जिसे हम लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, सेकेंड मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं, तो वो है लोथल। साथ ही ये बहुत बार पूछा गया कि लोथल कौन सी नदी पर स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। इसकी खोज किसने की? तो रंगनाथ राव के द्वारा की गई। ये सारे आप नोट करते रहिए। साथ ही ये जो लोथल था ये काफ़ी विकसित शहर था। इसमें दरवाजे जो थे वो आगे की ओर खुलते थे। नॉर्मली जितने भी सिटीज़ मिले हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो दरवाजे हैं वो अंदर की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा विकसित शहर था जिसमें दरवाजे आगे की ओर खुलते थे। जैसे कि आज के टाइम में दरवाजे आगे की ओर खुलते हैं, ऐसा ही लोथल में देखने को मिला कि दरवाजे आगे की ओर खुलते थे। इससे पता चलता है कि ये सभ्यता कितनी विकसित सभ्यता थी। अब हम देखते हैं हमें वहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो वहाँ से सबसे पहले तो प्राचीनतम जहाज़ों की गोदी, जिसे गोदीवाड़ा कहते हैं, ये मिला है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिए। ये बहुत बार पूछा गया है कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं हमें लोथल से। साथ ही यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य हमें बहुत कम जगहों से मिले हैं, उसमें एक लोथल का नाम आता है। लोथल में चावल के साक्ष्य मिले हैं। 3 युग्मित समाधि मिली है जिससे सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप ये सब नोट करते रहिए। अब हम देखते हैं यहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि अग्निकुंड का साक्ष्य हमें किस सिटी से मिला है? तो वो है लोथल। मम्मी के प्रमाण भी हमें यहाँ से मिले हैं। घोड़ों की अस्थियाँ मिली हैं, हाथी दांत का पैमाना और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो व्यापार भी, विदेशी व्यापार भी किया करते थे।
अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। ये सारे आप नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें आटा पीसने की चक्की भी मिली है। इसके साक्ष्य भी, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो हमें लोथल से मिले हैं। अब हम देखते हैं कालीबंगन, जो कि हमारा 5वां इम्पॉर्टेंट सिटी है। कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन का, ये बहुत बार पूछा गया है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसे आप नोट करिए। साथ ही यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज बीबी लाल और बीके थापड़ ने 1961 में की। तो ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से हमें जोते गए खेत मिले हैं, खेत के साक्ष्य मिले हैं जो कि जुते हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये इस सभ्यता के लोग खेतों की जुताई करना भी जानते थे। साथ ही हमें यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं, शल्य चिकित्सा, भूकंप के प्रमाण मिले हैं, और यहाँ पे हमें मिट्टी के लिंग मिले हैं, योनि के साक्ष्य और लकड़ी के नाले हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये भी पूछता है कि लकड़ी के नाले हमें कहाँ से मिले हैं, तो हमें ये हमें याद करना होगा कि हमें ये कहाँ से मिले हैं। अब हम देखते हैं हमारा 6 इम्पॉर्टेंट सिटी है बनमाली, जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज 1973 से 1974 में रविंद्र सिंह बिट्स ने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बनमाली किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ घरों से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। जल निकासी का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ से हमें मिट्टी के हल मिले हैं और अक्षय किस्म का जौ, तिल और सरसों भी मिला है यहाँ से हमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है रोपड़, जो कि 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रोपड़। तो रोपड़ जो कि सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1953 से 1956 में यज्ञदूत शर्मा ने की। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज 1953 से 1956 में यज्ञदूत शर्मा ने की। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से हमें कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। यहाँ एक कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफन के साक्ष्य मिले हैं। तो जो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग दफन करना, मतलब जो शव थे उनको दफनाते थे। और हम ये बहुत बार पूछा गया है कि इसका आधुनिक नाम क्या है, तो ये इसका आधुनिक नाम है रूपनगर। तो इसे आप ज़रूर नोट करिए कि इसका आधुनिक नाम है रूपनगर। अब हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है रंगपुर। वेट अ मिनट, हमारा नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर जो कि गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है। तो ये आप नोट करिए क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है कि रंगपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो यह मादर नदी के तट पर स्थित है। साथ ही हम देखते हैं इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज 1953 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। अब हम देखते हैं यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से हमें धान की भूसी प्राप्त हुई है, कच्ची ईंटों के दुर्ग और कलश मिले हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि धान की भूसी और कच्ची ईंटों के दुर्ग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये हमें मिले हैं रंगपुर से। तो ये सब आप नोट करते जाइए, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट है सुरकोतड़ा, जो कि गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। तो अभी हमें ये बहुत बार पूछा गया है कि इसकी खोज किसने की, तो जगपति जोशी ने, और ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। तो हमें ये दोनों ही नोट करना है। अब हम देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से भी हमें घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, यहाँ भी हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही यहाँ ऊँट की अस्थियों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसे हमें पता चलता है कि जो सुरकोतड़ा और लोथल, इन दोनों जगहों से हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों ही व्यापार के केंद्र हुआ करते होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है धौलीवीरा। वेट अ मिनट, ये रहा धौलीवीरा। तो हमें ये देखना है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये मनहर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1990 से 1992 में हुई थी। तो हमें ये पूछा जाएगा कि इसकी खोज कब हुई और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है। मैक्सिमम इससे यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सिटी कौन से तट पर स्थित है, इसकी खोज कौन से ईयर में हुई और किसने की, और साथ ही इससे क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है सफ़ेद कुआं। इसे आप नोट करिए।
साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है और यहाँ पे मकान जो थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। मैक्सिमम जगह हम देखते हैं कि मकान जो है वो पक्की ईंटों के बने थे, लेकिन यहाँ पे मकान हमें कच्ची ईंटों के मिलते हैं। अब हम देखते हैं इसके नगर को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। अब इसकी पहली खुदाई इसकी खुदाई जो है वो 2 बार हुई थी। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा नगर था जिसकी खुदाई 2 बार हुई, तो वो नगर है धौलीवीरा। अब हम देखते हैं इसकी खुदाई 2 बार हुई तो कौन कौन से ईयर में हुई और किसने किसने की। तो इसकी पहली खुदाई 1967 से 68 में जगपति जोशी के द्वारा की गई और इसकी अंतिम खुदाई 1990 से 91 में R.S. बिष्ट के द्वारा की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिए कि इसकी 2 बार खुदाई हुई, किसने की और कब की। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट शहर जो कि है मांडा। तो मांडा इसकी खोज 1982 में J.P. जोशी और मधुबाल ने किया और साथ ही यह उत्तर भाग का सबसे विकसित शहर है। हमने अभी देखा कि जो नॉर्थ साइड का सबसे विकसित था, सबसे नॉर्थ साइड पे जहाँ तक ये फैला हुआ था हमारा हड़प्पा सभ्यता, वो था मांडा। तो यही मांडा है वो जिसकी खोज J.P. जोशी और मधुबाल ने किया है और ये उत्तर भाग का सबसे विकसित शहर है। तो ये रहे हमारे सारे जितने भी हमारे शहर प्राप्त हुए थे वो। आप इन सब को अच्छे से नोट करिए, इनका नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और BHU कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसे हम डील करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़ते रहिए BHU कॉन्सेप्ट के साथ, इसके पेड सीट में इनरोल्ड होइए। थैंक यू।